हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसके हम आपको पूरे सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, अभी आपका टर्म वन का पेपर हुआ है, उसमें काफ़ी सारे सेट आए थे। तो इस वीडियो में जिनका भी क्वेश्चन पेपर का कोड ये था वो ये वाली वीडियो देखे, क्योंकि हम इसमें पूरे के पूरे इस वाले कोड के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आए और भी वीडियोस आएंगी जिसमें फर्दर जो और सेट्स हैं उनके सॉल्यूशन डिस्कस होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, enclosed within the integuments of a typical anatropous ovule is a diploid mass of cellular tissue known as nucellus। ठीक है, कैसा होता है ये? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका आंसर है बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Researchers the world over are trying to transfer the apoptotic genes to the hybrid varieties as hybrid characters in the progeny। ठीक है, क्या करते हैं आपके जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स होते हैं प्रोजेनी के अंदर, वो जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। एपोमेक्टिक सीड्स कौन से होते हैं? जो डेवलप होते हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या उनके अंदर कोई वेरिएशन होगा? नहीं। तो बेसिकली उनका पर्पस क्या है? हाइब्रिड कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वेराइटीज ऐसी हाइब्रिड कैरेक्टर्स इन प्रोजेनी। क्यों? ताकि जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट हो सके। ठीक है, ताकि डाइवर्सिटी हो सके। सो टू डेवलप द जेनेटिक वेरिएशंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, the aquatic plant having long and ribbon like pollen grains। ठीक है, aquatic plants की बात करें तो दोनों आते हैं, वेलेस्नेरिया एज वेल एज सी ग्रासेस। सी ग्रासेस का एग्जांपल कौन था? जोस्टरा। तो दोनों ही आपके कैसे हैं? एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन जिसके पास रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कौन सा होता है? आपका जोस्टरा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। In the typical dicot embryo, the portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called as the apicotyle। Clear? To overcome the incompatible pollination so as to get the desired hybrids, a plant breeder must have the knowledge of। ठीक है, देखो, सपोज पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और उसको क्या चाहिए? बेसिकली ब्रीडर को क्या चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग हाइब्रिड बना सके। तो कैसे बनाएगा? जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी किसकी की कैसा पोलन ग्रेन है और वो पिस्टल कैसा है, तभी तो उसको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो फिफ्थ का सी ऑप्शन है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। Pollen grains retain the viability for months in plants belonging to different families given below। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स की क्या वाइबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे मंथ्स तक वाइबल रह सकते हैं, मतलब एक्टिव रह सकते हैं, कि फर्दर उनको पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए ले जाया जाएगा तो वो करेंगे, यानी कि वो वाइबल रहेंगे, अपना काम करने के लायक रहेंगे। तो इस टाइप के पोलन ग्रेन्स किस टाइप की फैमिली में होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सोलनेसिए, लेग्यूमिनेसिए एंड रोजेसिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, किसका? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें एक्स वाई और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। ठीक है, देखो, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आप इसको ढंग से मैच करेंगे। डब्ल्यू दैट इज वाज डिफरेंस। ठीक है, देन एक्स वाई एंड जेड, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो देखो यार, कभी भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में उसकी डायग्राम की लेबलिंग भी पढ़ोगे। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। यही नहीं कि अब तो आपका ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो गया, नीट में भी ऐसे डायग्राम दे दिए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा वीडियो कंटेंट हमने आपको नाडोस पे प्रोवाइड कर रखा है फ्री में, उसमें इसलिए हम डायग्राम की लेबलिंग पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द हार्ट इन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर 30 days ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका एट्थ का आपका ऑप्शन बी, एनसीईआरटी की ही लाइन है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ठीक है, सारी एनसीईआरटी की लाइन से उठा उठा के क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं। नेक्स्ट, अब सब एक और डायग्राम आया आपका, किससे रिलेटेड है ये? आपका दोबारा एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
So in the transverse section of a young anther shown below, identify the correct sequence of the wall layers from outside to inside. ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द इंसेक्ट pollinated flowers to sustain the animal visit is nectar and pollen grains। ठीक है, तो जो भी इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो फ्लावर के पास आते हैं, तो फ्लावर से उन्हें क्या मिलता है, तो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन से वो फर्दर क्या करते हैं, पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ एक सेकेंड बस। द कॉज ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, लिंकेज ड्रोसोफिला बिल्कुल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल, पिलियोट्रोपी बिल्कुल, हेमोफिलिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा आपका, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, क्लियर। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा आपका, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं। According to the Mendel, the nature of the unit factor that control the expression of the traits were unit factor, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एलिल्स की। तो कैसे थे, स्टेबल एंड डिस्क्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following animal exhibit the male heterogamity? हेट्रोगैमेटी मतलब कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर मेल्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज ह्यूमन की बात करें तो उनके अंदर मेल्स में कैसे गैमेट प्रेजेंट होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, और ऐसे आपके किसके अंदर होते हैं, ड्रोसोफिला, दैट इज फ्रूट फ्लाई। तो इन दोनों, ये दोनों क्या शो करते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी, यानी कि इनके मेल्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। The probability of all possible genotype of offsprings in a genetic cross can be obtained। ठीक है, आप जब क्रॉस करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्यूनेट स्क्वायर, और प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से जो भी आपका आंसर आता है उससे आप उस पर्टिकुलर जितनी प्रोजेनी आई है उनका जीनोटाइप डिपेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, the number of different type of gametes that would be produced from the parent with a genotype is। ठीक है, इसका आंसर होगा 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n। ठीक है, जहां पे n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे तो सिर्फ आपका एक हेट्रोगैमेट वाला क्या आपका ये पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 to the power n यानी कि 2, एक मिनट, यानी कि 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2, तो इसलिए 2। सपोज इसके जगह क्या दे रखा होता आपको, ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड द स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट पेयर कितने हो गए, यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो कितने टाइप के होंगे, दैट इज 2 to the power n। n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 एंड 2, सो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4। क्लियर। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। नाउ सिलेक्ट द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ HGP फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है। क्लोनिंग एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए, नहीं। आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, जी हाँ बिल्कुल सही। यूज ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन टू ट्रेस द ह्यूमन हिस्ट्री, नहीं। तो 18 का आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे के सारे पेपर बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ अ कोडॉन इज अ ट्रिपलेट ऑफ बेस वाज सजेस्टेड बाय जॉर्ज गैमो, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसी ने बताया था कि आपके 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स तभी बन सकते हैं, कब, कि जब आपका किस टाइप में आपके जो बेसिस है वो किस फॉर्म में कंबाइन हो,
4433 के उसमें, ठीक है, दैट इज कोडॉन। तो वो किसने बताया था? आपकी जॉर्ज गैमो ने। नेक्स्ट, द करेक्ट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए as given by Watson and Crick is, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स एंड द पिच इज 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ टी, एक सेकेंड, यस, द चार्जिंग ऑफ tRNA ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन इज नेसेसरी। क्यों जरूरी होता है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए चार्जिंग ऑफ tRNA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एनर्जी यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में यूज होती है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ये आया थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ ये भी नहीं है। If E. coli were allowed to grow in the culture medium for 80 minutes by Matthew Messelson and Franklin Stell in their experiment, the proportion of light and hybrid density DNA molecule would have been, ठीक है। आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले कहाँ ग्रो करवाया जाता है? NH4Cl, जहां पे क्या होता है? हेवी आइसोटोप यूज होता है, दैट इज 15, ठीक है। अब फर्दर इसको किसमें ट्रांसफर करते हैं? N14 के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ग्रेडियंट से देख लेते हैं कि किस टाइप की डेंसिटी आ रही है, यानी कि लाइट डेंसिटी का डीएनए कितना है और हेवी डेंसिटी का डीएनए कितना है, ठीक है। तो ये कहानी कब हुई? आफ्टर 20 मिनट। तो 20 मिनट बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब आपने इसको किसके अंदर डाल दिया? NH4Cl, यानी कि 14 वाले में डाला। पहले 15 था एंड नाउ द आइसोटोप इज 14, ठीक है। अब देखोगे ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया क्यों था? सेमी कंजर्व, क्या बोलते हैं आपको, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए किया था। अब ये जब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक ये होगा, एक आपका ये होगा, ठीक है। दूसरे वाले के लिए मैं दूसरा ले रही हूँ, 14 वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये ऑरेंज ले रही हूँ, ठीक है। तो अब ये कैसा फॉर्म हो गया? हाइब्रिड, दैट इज N14, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे भी लिख देती हूँ, N14। अब ये लेंगे ग्रीन वन एंड इसके लिए N15, इसके लिए भी N15, क्लियर। ये हुई हमारी 20 मिनट के बाद की कहानी, ठीक है। एक और बार डिवीजन होगा आफ्टर व्हाट? 40 मिनट, ठीक है। इस ऊपर वाले की बात करते हैं, ये अलग हो जाएगा एक तो, ठीक है। इस नीचे वाले में से एक आपका ये अलग होगा, ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड आपका ये होगा, एक स्ट्रैंड आपका ये होगा, ठीक है। तो अब दोबारा से किसमें ट्रांसफर हुआ? दोबारा से N14 वाले में, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रैंड इसके पास में N14 का आएगा, इसके पास में भी N14 का आएगा, इसके पास में भी N14 का आएगा और इसके पास में कैसा आएगा? N14 का आएगा, ठीक है। तो ये कैसा था? ये पूरा हैवी आपका डीएनए था, हैवी स्ट्रैंड वाला डीएनए। यहाँ पे एक लाइट और एक हैवी, तो ये कैसा हो गया आपका? मिड हाइब्रिड। ये भी कैसा हो गया आपका? हाइब्रिड। एक आपका हैवी है N15, एक N14, ये लाइट है। यहाँ पे भी कैसे आ गए आपके? ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, और ये दोनों कैसे हैं आपके? लाइट, N14 एंड N14, ठीक है। अब कहानी पढ़ते हैं आफ्टर 80 मिनट। क्या कहानी होगी? सबसे पहले इस ऊपर वाले की बात करेंगे, ठीक है। इस ऊपर वाले में से पहले की ग्रीन वाला होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाला यानी कि N15 वाला, फिर ये आपका ऑरेंज वाला, दैट इज N14 वाला। अब ये दोनों, अब ये वाला डीएनए की कहानी खत्म हुई, इसकी बात करते हैं। इसके दोनों स्ट्रैंड होंगे, एक ये स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड, इसकी कहानी भी खत्म हुई। इसके पास दो स्ट्रैंड है, एक ग्रीन स्ट्रैंड, एक आपका अगेन ऑरेंज स्ट्रैंड, इसकी कहानी खत्म हुई। इसके पास कैसा है? दोनों ऑरेंज स्ट्रैंड, एक ये वाला स्ट्रैंड और एक ये वाला स्ट्रैंड। प्रेजेंट किसके अंदर है? ये N14 के अंदर। तो बाकी के जितने भी स्ट्रैंड्स होंगे कैसे होंगे? ऑरेंज, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी कहानी 80 मिनट्स। अब 80 मिनट्स बाद वो पूछ क्या रहा है
कि कितनी परसेंटेज तो लाइट डेंसिटी वाले डीएनए की है और कितने हाइब्रिड वाले हैं। तो पहले तो टोटल देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल तो आपके 8 है ही है, ठीक है। अब अगर इसमें बात करते हैं लाइट वालों की, तो ये जितने भी ऑरेंज वाले हैं सब कैसे लाइट वाले, N14। सो 1 2 3 4 5 6, 6/8, दैट इट विल बी 75%। हाइब्रिड वालों की बात करें कितने, 1 and 2, 2/8 into 100, that is 25%। ठीक है, क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 75% of light density DNA and 25% of hybrid density DNA। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो ये एक प्रोसेस दिखा रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A diagrammatic illustration of the process of transcription by RNA polymerase II in eukaryote is given below. Choose the most appropriate statement with respect to the fate of precursor of the mRNA transcribed that will be। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और ये क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ट्रांसलेशन विल टेक्स प्लेस वंस द प्रीकर्सर ऑफ mRNA लीव्स द न्यूक्लियस, जी नहीं। Translation on mRNA will not take place when the precursor of mRNA leaves the nucleus. Translation will take place in the nucleus. The precursor of mRNA has to be processed further in the next step before the translation। जी हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि mRNA का पहले क्या होती है, थोड़ी प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो जाता है फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस के पास में, जैसे कि आपकी स्प्लाइसिंग हो गई, टेलिंग हो गई, कैपिंग हो गई, ठीक है, वो प्रोसेस होता है ना, आफ्टर दैट वो ट्रांसलेशन के लिए फर्दर जाता है। क्लियर। Identify the correct pair of codon with its corresponding pair of amino acids। So the correct option is D, UUU। क्या करता है आपका, क्या कौन सा अमीनो एसिड, दैट इज फेनाइलएनालिन। अब आते हैं आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। देखो असर्शन और रीजन में क्या होता है कि आपको एक असर्शन वाली स्टेटमेंट दी हुई है, एक आपको रीजन वाली दी हुई है, ठीक है। अगर जो आपको रीजन दिया हुआ है वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, बट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। सी कब होगा, जब आपकी ऊपर वाली दैट इज असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है बट रीजन वाली फॉल्स है, ठीक है। डी क्या होगा, जब आपकी असर्शन ही क्या है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो डी होगा। पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। assertion क्या दिया हुआ, very often person suffering from the sexually transmitted diseases that is STD do not go for timely detection and proper treatment। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दी हुई एनसीईआरटी में। absence or less significant symptoms in the early stage of STDs and the social stigma attached to the disease। जी हाँ, बिल्कुल रीजन भी यही था उसके अंदर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। समझाते हैं कि हम देखते हैं कि जनरली अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, वो जनरली जाता नहीं है प्रॉपर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए। क्यों नहीं जाता, हमने एनसीईआरटी में चीज पढ़ी थी कि एक तो अर्ली स्टेज जब होता है एसटीडी का, तो वो कोई सीवियर सिम्टम या सिम्टम शो नहीं करता, तो पेशेंट को नहीं पता चलता, तो वो कैसे ही जाएगा डायग्नोसिस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी का डर कि सोसाइटी क्या कहेगी, वो एक दूसरा रीजन वो भी होता है कि वो उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता। तो जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है और सेकंड वाली स्टेटमेंट उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिए, सही रीजन है वो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, वेसेक्टोमी इज अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस दैट आर एडवाइज्ड फॉर फीमेल्स एज अ टर्मिनल मेथड। जी नहीं, असर्शन ही गलत है। कौन सी होती है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। सो इसका क्या हो गया, डी। रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर असर्शन गलत है तो रीजन कुछ भी हो, आपका ऑप्शन होगा डी। आगे चलते हैं। Interstitial spaces outside the seminiferous tubule have blood vessels and Sertoli cells। जी नहीं, Sertoli cells अंदर होता है, so the again D, ठीक है, assertion गलत है। Accumulation of phenylalanine in the brain results in the mental retardation in phenylketonuria। ठीक है, बिल्कुल सही है। The affected person lacks the phenylalanine which is therefore D नहीं, the affected person lacks the phenylalanine enzyme। एंजाइम लैक करता है जो फेनोलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सी, असर्शन ठीक है
रीजन सही स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फीचर्स ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो। ग्लैंडुलर टिश्यू विद अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जी हाँ ठीक है बिल्कुल। मेमोरी लोब्स 30 to 40 नंबर, जी नहीं। मेमोरी डक्ट ज्वाइनिंग टू फॉर्म द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, नहीं। मेमोरी एम्प्यूला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जी हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सारी एनसीईआरटी लाइन है। आगे चलते हैं। विच कंडीशन ऑफ गायनोशियम इन द पिक्चर इज शोन इन द फिगर 1 and 2? ठीक है, मल्टी कार्पली यानी कि बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वाली में आप देख पा रहे होंगे दे आर फ्यूज एंड द सेकंड वन दे आर फ्री। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। मल्टी कार्पली ठीक है, सिनकार्पस एंड सेकेंडली मल्टी कार्पली एपोकार्पस, फ्यूज्ड एंड फ्री। ठीक है, चलिए देख रहे हैं डायग्राम्स कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि डायग्राम एनसीईआरटी का एक एक देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी लेबलिंग भी देखेंगे। And IUD recommended to promote the cervix hostility to the sperm is LNG20. Again, identify the disease which is not a sexually transmitted disease. एमोबायसिस ये आपकी होती है एंटरमीबा हिस्टोलिका की वजह से। ठीक है, ये एसटीडी नहीं है आपकी। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ म्योटिक डिवीजन ड्यूरिंग द oogenesis इन फीमेल इज सस्पेंडेड सेल डिवीजन। ठीक है, कोई सेल डिवीजन नहीं होता है उस टाइम पीरियड के लिए। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट लेबलिंग फॉर द पार्ट एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन फिगर ऑफ द स्टेजेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए। मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसमें। एक्स जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉटलेडन, ठीक है, वाई इज सस्पेंसर एंड जेड इज रेडिकल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, डिफरेंट पोजिशंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, जी हाँ। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अलोंग विद द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जी नहीं। preventing the self pollination from fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination, जी हाँ। so the correct option is 1। ठीक है, होता क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में कि जब अपनी ही ब्रीड के अंदर क्या होना लगता कि अपने ही सेम ब्रीड के अंदर क्या पोलिनेशन होने लगेगा, तो क्या डाइवर्सिटी होगी? नहीं, एक पॉइंट पे जाके देयर बी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसी वजह से ये तीनों कौन कौन से मेथड वो क्या बोलते हैं आपका प्लांट अडॉप्ट करता है, तो वो यहाँ पे सब दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन दैट हेल्प इन फॉर्मिंग द न्यूक्लियोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स सच एज arginine and lysine, so the correct option is C. अब in the Pisum sativum the flower position may be axial, ठीक है, या तो axial हो सकती है या फिर terminal हो सकती है। What would be the percentage of offspring with respect to the axial flower plant if a cross is made between this and this? ठीक है, अगर आपका क्रॉस होता है किसके बीच में, इसके एंड इसके बीच में, ठीक है, तो एक्सियल कैसा है आपका, डोमिनेंट ट्रेट है एंड दिस टर्मिनल इज रिसेसिव। तो अगर आप इनका क्रॉस करते हैं, पहले गैमेट्स बनाएंगे, ए ए ए, ठीक है। तो अब वो पूछा क्या, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सियल फ्लावर पोजीशन, जिनकी क्या आपकी एक्सियल फ्लावर पोजीशन। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट ए है, यहाँ पे भी है, तो टोटल कितने आपके 4, जिसमें कि आपके 2 ऑफस्प्रिंग कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक्सियल। सो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 50%। सो द करेक्ट आंसर इज 50। क्लियर, आगे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, इन द ह्यूमन रोलिंग ऑफ टंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट।
ठीक है, तो रोलिंग ऑफ टंग कैसा आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दैट इज आर। इन अ फैमिली बोथ द पेरेंट्स हैविंग द ट्रेट ऑफ रोलिंग टंग, ठीक है, दोनों के पास क्या है, ट्रेट है किसका, रोलिंग टंग का। लेकिन देखा जा रहा है कि उनकी डॉटर के पास ऐसा कोई ट्रेट नहीं है, बल्कि और उसके बाद क्या देगा कि सन के पास ट्रेट है क्या, रोलिंग ऑफ टंग का। तो देख लेते हैं, पहले तो वो बोल रहा है कि बोथ दी पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के पास है, तो ये और ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया क्योंकि मदर के पास भी नहीं दिख रहा और फादर के पास भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब बचा ए और बी, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डॉटर के पास रिसेसिव एंड सन के पास भी आपका दोनों डोमिनेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे चलते हैं, वो बोल रहा है स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ह्यूमन गिवन ब्लो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अलोंग विद द एग्जांपल। किस टाइप की इनहेरिटेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखो, जो आपकी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है वो क्रिस क्रॉस क्या बोलते हैं पैटर्न शो करती है। अगर मदर को है तो सन को दिखाई देती है, और अगर फादर को है तो वो डॉटर के अंदर दिखती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेडिग्री डायग्राम आपने एनसीईआरटी के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब कुछ इंडिविजुअल्स इनके अंदर अफेक्टेड हैं और कुछ अफेक्टेड नहीं है। देखो, अफेक्ट होने की कंडीशन दो हो सकती है, या तो इस फॉर्म में होंगे, डोमिनेंट है ये, ठीक है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जो इस डिजीज से अफेक्टेड है। जो नहीं है उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, नॉन अफेक्टेड, ठीक है। जब दोनों ही आपकी क्या होंगे, रिसेसिव कंडीशन में होंगी, तभी नॉन अफेक्टेड वाली कंडीशन होगी। तो जो जो आपको यहाँ पे अफेक्टेड नहीं दिख रहा है उसका तो हम आंख बंद करके इस टाइप में एलील का पैटर्न लिख सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब जो अफेक्टेड है या तो वो कुछ ऐसा होगा हेट्रोगैमेट्स, या फिर इस टाइप में होमोगैमेट्स वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी। अगर देखा जाए तो अगर इसमें ये वाली कंडीशन होती तो इसकी सारी की सारी प्रोजेनी कैसी होती, अफेक्टेड होती, ठीक है। सपोज अगर ये ए और ए वाली कंडीशन होती तो हर किसी में वो डोमिनेंट वाला ट्रेट जाता और ये सारी सारी प्रोजेनी अफेक्टेड होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोजेनी तो नॉन अफेक्टेड है और कुछ अफेक्टेड है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट है कंडीशन वो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या है, प्रेजेंट है। अब सिमिलरली ये वाली कंडीशन भी आ गई, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है, ठीक है। तो क्या क्या आपको उसको कोई क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई दे रहा है, देख रहे हो यहाँ पे कि अगर मदर को है तो क्या ऐसा है कि सन को है, या फिर फादर को तो डॉटर को नहीं, ऐसा हमें कोई पैटर्न यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये किसका है आपका, कैसी है आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप, कैसी ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल कौन सा होता है, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर पेडिग्री एनालिसिस, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। Possibility of the blood group of the children in a family where the father is heterozygous for blood group A and the mother is heterozygous for blood group B would be, ठीक है। तो फादर कैसा हेट्रोजाइगस कंडीशन में और वो भी कैसा फॉर द ब्लड ग्रुप ए, यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ए आई एंड आई ओ, या फिर स्मॉल आई भी बना सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। मदर किसके लिए हेट्रोजाइगस है, फॉर द ब्लड ग्रुप बी दैट इज आई बी एंड आई ओ, स्मॉल आई बना सकते हैं और आई ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इनका क्रॉस करके देखें तो पॉसिबिलिटी पता चलेगी कि प्रोजेनी के पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, आई ए, आई ओ, आई बी एंड आई ओ। इनका देखेंगे तो इट विल बी आई ए एंड आई बी, आई बी, आई ओ, आई ए एंड आई ओ, आई ओ, आई। तो कौन कौन से, यहाँ से हमें ए बी ब्लड ग्रुप भी मिल रहा है देखने को,
यहाँ से हमें बी ब्लड ग्रुप भी मिल रहा है देखने को, यहाँ पे हमें ए ब्लड ग्रुप भी मिल रहा है, ये दोनों रिसेसिव यानी कि हमें ओ ब्लड ग्रुप भी मिल रहा है। तो ब्लड ग्रुप प्रोजेनी के अंदर 4 हो सकते हैं, ए एज वेल एज बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The correct statement with respect to the thalassemia in human is alpha thalassemia is controlled by a single gene HBB नहीं, the gene for the alpha thalassemia is located on chromosome number 16। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आ जाते हैं इस वाली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, a region of the coding strand of DNA has the following nucleotide sequence, now the sequence of bases on mRNA transcribed would be। ठीक है, तो ये एक हमें डीएनए का क्या दे रखा है, स्ट्रैंड दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि mRNA का कैसा होगा स्ट्रैंड जब इनकी क्या होगी, जब ये आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अभी एक स्ट्रैंड दे रखा है आपका डीएनए का, एक मिनट, ठीक है, क्या दे रखा है, टी ए सी जी सी सी जी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। ठीक है, अब क्या होगा, डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड आपका सिंथेसाइज होगा, कौन सा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। टी के साथ कौन आएगा, ए के साथ टी, जी सी जी जी एंड सी। ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन और फर्दर क्या बनेगा आपका mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हमें पता है कि आरएनए के पास में क्या होता है, थाइमिन नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दैट कौन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। तो ए के साथ में थाइमिन टी होना चाहिए था, बट आरएनए की कहानी है तो यूरेसिल, टी के साथ में ए सी जी सी सी एंड जी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यू ए सी जी सी सी जी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो, एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास में कितने आपके 160 बेस पेयर्स है। ठीक है, अगर उसके पास क्या है 20% कैसा है आपका एडेनाइन है, तो हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो दे तो हमें बेस पेयर रखे हैं और पूछा है हमसे साइटोसिन बेसेस। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आपको उसका क्या करना होगा, डबल करना होगा, क्योंकि हमें आंसर किस में मिलेगा, हमें अभी बेस पेयर्स के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, 20% हमें बेस पेयर, तो अगर हमें सिंगल बेस निकालना है तो आंसर को कितना कर देंगे, जितना भी आएगा उसका डबल, तो हमें सिंगल वाला मिल जाएगा। ठीक है, अगर 160 बेस पेयर है और 20% कितना है, एडेनिन है। ठीक है, 20% कितना है आपके पास में, एडेनिन है। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है आपका, थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड, तो जितना एडेनिन है उतना क्या होगा आपका थाइमिन भी होगा। ठीक है, तो अगर क्या है, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं यहाँ से, तो जितना एडेनिन है उतना ही क्या होगा आपके पास में, थाइमिन भी होगा। बचा कितना अब उसके बाद में, 40 तो हो गया, 20 प्लस 20 40%, रेस्ट इज 60%। तो जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा, ग्वाइनिन भी होगा, तो ये भी 30% होगा और ये भी कितना होगा आपका 30% ही होगा। क्लियर, तो अब वो कितना पूछ रहा है, साइटोसिन बेसिस, सो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, दैट इज 48। अब ये तो आपके कितना आ गया 48 साइटोसिन बेस पेयर्स। ठीक है, हमें चाहिए क्या, साइटोसिन बेसिस, सो इट विल बी 48 प्लस 48 दैट इट विल बी 96, सो द करेक्ट आंसर इज 96। क्लियर, आगे चलते हैं। A template strand in a bacterial DNA has the given base sequence, तो वही अगेन वो आरएनए का सीक्वेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए जी जी टी 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 ए सी एंड जी 3 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिखेंगे हम, टी सी सी ए ए ए टी टी जी एंड सी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फर्दर क्या बनेगा आपका, आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
ए जी जी, थायमिन नहीं होता इसके अंदर, तो यूरेसिल यूरेसिल एंड यूरेसिल, ए सी एंड जी। तो द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ए जी जी टी 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 ए सी एंड जी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको एक टेम्पलेट डीएनए दिया हुआ था, उसके बाद उसका दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ डीएनए को, डीएनए से कौन बना उसके बाद आपका mRNA। ठीक है, अब in the presence of allolactose, the lac repressor in the operon of Escherichia coli cannot bind to the operator. So the correct option is B. Tyler and colleagues performed the experiment on dash by using the radioactive dash to prove that the DNA in chromosome replicates semi-conservatively. So the correct option is C, VCF-ABA and thymine. The reactive hydroxyl group in the nucleotide of RNA is 2-OH, जो उसको बड़े reactive बनाता है, that's why RNA is not stable. Given below are the pairs of contrasting trait in Pisum sativum as studied by the Mendel. Identify the incorrect pair of traits. Stem height, tall and dwarf, सही है. Round and wrinkle, ठीक है. Pod color, yellow and green, नहीं, ये incorrect pair है, green and yellow. इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे. मटर देखिए, मटर कैसी दिखती है आपको, हरी, तो हमेशा याद रखना कि जो पॉड का कलर है जो उसमें डोमिनेंट होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन, और इसका सिर्फ कौन सा होता है, येलो. इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप वहां से देख लीजिए, मैं फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर बता देती हूँ. ठीक है, A group of medical students carried out a detailed study on the impact of various factors on the different hormones during the menstrual cycle in a human female. They collected the data with different factors. Given below is the graph plotted from the data collected, showing the morning temperature and the concentration of hormones FSH, LH, estrogen, progesterone during the normal menstrual cycle in a woman. ठीक है, तो आपको ग्राफ दे रखा है, पहले टेम्परेचर का ग्राफ है, और फिर आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एफएसएच और एलएच का ग्राफ है. ठीक है, तो इस तरीके से को दिखा रखा है आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को. ये आपका 14th डे पे कौन सा आता है, आपका ओव्यूलेशन वाला डे. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं. आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर in the graph during the actual menstruation and during the ovulation are respectively. ठीक है, तो आप कैसे देख पा रहे होंगे, during the menstruation and during the ovulation आप टेम्परेचर कैसे देख पा रहे हैं, लो. ठीक है, तो the correct option is low, low and low. So the correct option is C. आगे चलते हैं. Now the time of ovulation is of importance. ठीक है, क्यों, ओव्यूलेशन कौन सा होगा, फर्टाइल पीरियड होता है, इस टाइम चांसेस ऑफ कंसीविंग बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, सो टू नो द सेफ पीरियड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड कपल्स हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन कंसेप्शन. ठीक है, तो जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम, क्योंकि इस टाइम पे फर्टाइल पीरियड होता है, चांसेस में प्रेग्नेंट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होती हैं. ठीक है, and apart from that ये safe period है for the prevention of pregnancy as well. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C. आगे चलते हैं. The increase in the level of progesterone is maximum under the influence of LH during the secretory phase. ठीक है, NCERT की लाइन है ये. Which of the following hormone or hormones is or are showing the rapid surge leading to the changes in the Graven follicle just before the ovulation. एक टर्म पढ़ी थी हमने, LH सर्च, किसकी वजह से होती है, हार्मोन LH. ठीक है, क्लियर. आगे चलते हैं. The human corpus luteum start regressing dash days after the ovulation. ठीक है, तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्दर आपका एक कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. तो ओव्यूलेशन के कितने दिनों बाद, आफ्टर 10 to 11 days. So the correct option is A. As per the data plotted in the graph, in which period of the menstrual cycle is the chances of fertilization very high in the human female from the 10th to 17th days. और इसके बीच में आपको ओव्यूलेशन का पीरियड भी आता है on the 14th day approximately, अगर 28 days की साइकिल है तो. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a plant breeder crossed a
प्योर ब्रीड टॉल प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स विद अ प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट जिसके पास कैसे आपके ब्लू फ्लावर्स है। ठीक है, तो किसका क्वेश्चन है ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन। दो ट्रेड्स लिए हुए हैं इसके अंदर। उसको फर्स्ट F1 जनरेशन में तो 202 प्रोजेनी हुए और वो सब कैसे टॉल है और ब्लू फ्लावर्स है, यानी कि इसके अंदर डोमिनेंट ट्रेड कौन कौन से हैं, टॉल एंड ब्लू। ठीक है, टॉल एंड ब्लू आपके कैसे हैं, डोमिनेंट ट्रेट है। अब देखते हैं, अब सेल्फिंग के बाद क्या हुआ, उसको कितनी प्रोजेनी मिली 2160, कितनी 2160। Approximately how many of these are likely to be shot and have blue flowers, यानी कि रेशियो कौन सा ऑब्टेन होता था आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद 9:3:3:1। बहुत अच्छे से किया हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर ये रेशियो भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये कितने 3 जिनके अंदर क्या होता था, एक आपका कैसा होता था डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सो दिस 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आपके 9 + 1 10 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने हुए आपके 2160। आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट 405। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 405। ठीक है, तो हमें कैसी प्रोजेनी फाइंड करनी है, जिनके पास एक तो रिसेसिव ट्रेट है कौन सा शॉर्ट वाला, क्योंकि इसका डोमिनेंट कौन सा टॉल एंड ब्लू फ्लावर्स, ये तो आपका डोमिनेंट है। तो हम ये देखते थे डोमिनेंट डोमिनेंट, और ये दोनों कंडीशन कैसी होती है, इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाली। ठीक है, एंड ये जब दोनों रिसेसिव नंबर ऑफ प्रोजेनी ये रेशियो आता था, तो आप इसे 3/16 मल्टीप्लाई बाय जितने आपके टोटल प्रोजेनी ऑब्टेन हुई है, तो इससे हमें ये चीजें पता चल जाएंगी कि कितने प्रोजेनी कैसी है आपकी शॉर्ट है और कैसे ब्लू फ्लावर्स है उनके पास में। क्लियर, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप अपने पेपर में से देख लीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कुछ आपको क्रोमोसोम्स का सेट दिया हुआ है और देख रहे हैं हम क्या कि इसमें वाई क्रोमोसोम कैसा है, मिसिंग है। तो बतानी है कि इन चारों में से ये किस टाइप का आपका डिसऑर्डर है। सो द डिसऑर्डर इज टर्नर सिंड्रोम, और इसके अंदर आपकी कौन कौन से आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, स्टेराइल ओवरीज एंड शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में आपकी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, तो ये कंडीशन तो आपको बिल्कुल है ही नहीं। तो टर्नर सिंड्रोम और आपके उसके अंदर सिम्टम्स ये वाले आ गए। क्लियर, आगे चलते हैं। ये अगेन आपका पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। Drosophila in the dihybrid cross that was conducted by the Morgan mating between the parental generation for genes yellow-bordered and white-eyed female Drosophila and wild-type male Drosophila up to the F2 generation। ठीक है, तो जब मेंडल ने रेशियो निकाला था तो 9:3:3:1 का रेशियो आया था, लेकिन जब मॉर्गन ने स्टडी की तो ये रेशियो डेविएट हुआ। क्यों, क्योंकि जो कुछ आपके जीन्स होते हैं वो इतने ज्यादा लिंक्ड होते हैं कि उनमें क्या होता है आपका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। जैसे कि अगर बात करें हम येलो और व्हाइट की, तो वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट प्रोजेनी के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही प्रोजेनी के अंदर ज्यादा शो होता है एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट वन। ठीक है, तो जब ये हमने एनसीईआरटी के अंदर देखा था तो इनके अंदर क्या होता है, पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या जीन्स में लिंकेज क्या है ज्यादा, तो लिंक जो जीन्स क्या आपस में ज्यादा पास पास है, तो वो दूसरे वाले लिंक जीन्स के साथ क्या जाके क्रॉस नहीं करते और न्यू टाइप के प्रोजेनी है कि न्यू टाइप का रिकॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं होता। क्लियर, आगे चलते हैं। आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो अब हम इसमें इनकरेक्ट बताना है। अगर एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया था तो ऑब्जर्व किया गया था कि माइस डाई, ठीक है, चूहा मर गया था, बिल्कुल सही कहानी। आर स्ट्रेन को किया गया था, देखा गया था कि माइस बच गया था, बिल्कुल सही। लेकिन जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस के अंदर डाला गया था तो माइस मरा नहीं था, वो जिंदा था। कैसा था, जिंदा। तो ये वाला आपका गलत दिया हुआ है। अगर हीट किल्ड आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन डाला था और इंजेक्ट किया गया था माइस के अंदर तो माइस आपका मर गया था। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो कौन कौन सा आपके गलत है, थर्ड एंड फोर्थ। आगे चलते हैं। ठीक है, which one of the following diagram correctly represent the DNA replication in eukaryotes। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो देखने से ही गलत लग रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला
और ये वाला, ठीक है, क्योंकि एक आपका कंटिन्यूसली, आपका जो एक स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूस सिंथेसाइज होता है और एक कैसा होता है आपका नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। तो आप, ये आपका अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। सो कौन से आपको दो स्ट्रैंड दिया, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला कैसा हो रहा है, ये कंटिन्यूसली, और ये आपका डिसकंटिन्यूस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेशन का, और आपको लेबलिंग बतानी है। फर्स्ट वाला आपको कौन सी दिख रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि फर्स्ट में, ठीक है यार, सी ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट वाले को क्या हुआ आपका पॉलीपेप्टाइड लेबल किया हुआ है। फर्दर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखना चाहते हैं तो आप, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड दो दे रखा है तो आगे करिए भी, बट फर्स्ट वाले आप देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड सिर्फ एक ही में दे रखा है, एंड दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। सो आई होप आपको इस सेट के सारे आंसर क्लियर होंगे, और आगे भी आपकी डिफरेंट सेट के हम आंसर्स आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे जैसे कि हमारा पहले वीडियो में आपसे मिल चुके हैं, आपको नाडोस के बारे में बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि बायोलॉजी का कंटेंट नाडोस पे आ चुका है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जाइए पढ़िए, आप लोगों के लिए इस टाइप के पेपर आने वाले टाइम में और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने अपनी वीडियो के अंदर डायग्राम के साथ भी आपको आंसर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।